गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग एसएसटी में 4th यूनिट जो हम लोगों का है इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर फर्स्ट विकास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है आय और लक्ष्य, इनकम और अदर्स गोल्स। अन्य गोल्स हम लोग के अन्य टारगेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आय जो है वो विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। विकास का क्या, व्यक्ति का, समाज का, देश का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी घटक है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की जाती है। भौतिक वस्तु यानी खाने पीने की चीज़ें, सेवाएं मतलब जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा, दूसरों का सम्मान, रोजगार, शांति, प्रदूषण रहित पर्यावरण, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक ही वस्तुएं जरूरी नहीं है। वस्तुतः भौतिक वस्तु केवल एक कारण है और एक साधन है जिन पर हमारा जीवन क्या है, निर्भर है, या कह सकते हैं जिससे हमारा जीवन कुछ सुचारू रूप से या आसानी से चल सकता है। हमारा अच्छा अभौतिक वस्तु पर भी आधारित होता है। हमारा जीवन जो है अभौतिक वस्तु पर भी आधारित होता है, जिनकी प्राप्ति भी बहुत ही आवश्यक होती है। बच्चों, जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आसानी से मापा नहीं जा सकता, किंतु अभौतिक वस्तुओं का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा महत्व होता है। यदि किसी को नौकरी पास के क्षेत्र में न मिलकर दूर के क्षेत्र में मिलती है तो यह तो तय है कि उसकी आय तो नियमित होगी, परंतु सुरक्षा और काम के वातावरण को लेकर उसके मन में संशय रहेगा। घर से दूरी के कारण वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाएगा। विकास के लिए अपने अपने लक्ष्य दिखते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। ये क्या है? देखिए, किसी भी देश का जो निर्माण है वो वहाँ के क्षेत्रफल से न बल्कि वहाँ में रहने वाले मनुष्यों, बहने वाली नदियों, झरनों, तालाबों आदि से ही होता है। तो यदि मनुष्य का आय बढ़ेगा तो देश का आय बढ़ेगा। मनुष्य द्वारा कमाया गया या प्रति व्यक्ति जो आय है उससे कुछ जो कर, टैक्स के रूप में हम लोग सरकार को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को अदा करते हैं, देते हैं, उसी टैक्स को ही सरकार क्या करती है, आपके विकास, देश के काम लगाती है और पुनः वो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य के रूप में वो लौट कर पैसा हमारे पास ही आ जाता है। लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। मैंने बताया था कल बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए विकास केवल रोटी है। यदि कोई व्यक्ति नंगा है, कपड़े नहीं हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कपड़ा। यदि कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए वाहन ही उसका विकास है। यदि किसी के पास घर नहीं है, झोपड़ी है, तो उसके पक्के मकान ही विकास है। ये सारी चीज़ें क्या है, विकास की अलग अलग धारणाएं हैं। तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी अलग धारणा ही होगी। यह समझना थोड़ा अत्यंत कठिन है। भारत के विकास के विषय में विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न या विरोधी धारणाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। भिन्न देशों या राज्यों के मध्य विकास की तुलना मैंने अभी बताया आपको। अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का जो अर्थ है या विकास के जो मायने हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो फिर कुछ देश विकसित तथा कुछ देश अविकसित क्यों होते हैं? जब घटनाओं या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उनमें से कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हम लोगों को क्या होती हैं, मिलती रहती हैं। सामान्यतः हम लोगों की एक अथवा दो महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को लेकर तुलना करते हैं। तुलना करने हेतु क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर भी भिन्न भिन्न राय हो सकती हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है।
विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उन देशों की आय सबसे ज़्यादा जरूरी या विशिष्ट मानी जाती है। आय क्या है? यानी व्यक्तियों द्वारा जो कमाया गया पैसा है वही प्रति व्यक्ति आय होती है। यानी एक व्यक्ति एक महीने में, एक साल में कितना कमाता है वही आय है। और इसी यही आय क्या होती है जो है देश के विकास यानी जीडीपी में जो टोटल ग्रोथ रेट है वही आपका, या डेवलपमेंट है वही आपका विकास कहलाता है। ठीक है। जिन देशों के आय ज़्यादा है उन्हें कम आय वाले देशों से ज़्यादा विकसित समझा जाता है। यह बात इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की पूरक है। बिल्कुल जैसे जिन व्यक्तियों के पास कमाई के अच्छे साधन हैं वो भौतिक वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की आय कम है वो अपने जीवन जीने के लिए जो आवश्यक भौतिक वस्तुएं हैं उनका उपयोग कम कर पाएंगे। ठीक है ना। अतः यह बात अब समझा जा सकता है कि अधिक आय मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की पूर्ति करता है। इसलिए अधिक आय स्वतः ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जा सकता है। जैसे किस तरीके हीरा चाहे मिट्टी में रहे, कीचड़ में रहे, जौहरी के पास रहे, किसी के सिंहासन में लगा रहे, हीरे की कीमत कभी घटती नहीं है। लेकिन यदि किसी सिंहासन में है, किसी अच्छे व्यक्ति के पास है, तो उसका जो वैभव है, जो उसकी सुंदरता या प्रतिभा है वो और बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि आय जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, कैसी है, उसमें किसी उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी देश की आय उसके सभी निवासियों की कुल आय होती है। मैंने बताया अभी आपको कि जितने भी व्यक्ति किसी भी देश में रहते हैं उनके द्वारा जो कमाया गया पैसा है वही उसी देश की क्या होती है, कुल आय होती है। किसी लेखा वर्ष यानी वित्त वर्ष, जैसे हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष चलता है। शक संवत का कैलेंडर हम लोग, हमारी जो सरकार है वो शक संवत का कैलेंडर यूज करती है। लेकिन हमारे यहाँ 2 कैलेंडर है, एक ग्रेनियर कैलेंडर है जिसका पहला महीना जनवरी है, और एक शक संवत कैलेंडर है जिसका पहला महीना चैत्र यानी अप्रैल है, 1 अप्रैल। ठीक है ना। सभी देश के सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशी आय को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। जो मैंने बताया अभी, जो राष्ट्रीय आय क्या है, जो भारत के या किसी भी देश के जो लोग पूरा कमा के घर पूरे देश वाले देते हैं वो, और जो देश के बाहर रहने वाले जैसे सऊदी अरब, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, मरकट, पता नहीं कहाँ कहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ से जो पैसा भेजते हैं वो आके देश में ऐड होता है। तो और भारत के जो लोग कमा के देते हैं यानी जो टैक्स के रूप में देते हैं, घर बनवाते हैं उसके लिए रोड टैक्स, सर्विस टैक्स, तमाम तरीके जीएसटी फेस्टी जो लगता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टैंडर्ड जीएसटी, ये सारे जो टैक्स लगते हैं ये सारे टैक्स ही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय आय, किसी देश की कमाई। और क्या जो देश में जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार का डकैती डालने जाती नहीं है, यही आप हमसे पैसा आय लेती हैं और इन्हीं पैसों को क्या करती हैं, वो अच्छे कामों में लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे लिए प्रदान करती हैं। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने हेतु कुल आय उपयुक्त माप नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ कमाने वाले ज़्यादा रहेंगे, जहाँ जनसंख्या कम रहेगी वहाँ कमाने वाले भी कम रहेंगे, और उल्टा भी है, जहाँ कम कमाने वाले रहेंगे वहाँ खाने वाले भी कम रहेंगे, तो वहाँ बचत भी ज़्यादा होगी। जहाँ ज़्यादा कमाने वाले हैं वहाँ ज़्यादा खाने वाले भी होंगे। तो हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या हो वहाँ कमाने वाले भी कभी कभी कम होते हैं। जैसे भारत है, भारत में अगर कृषि में बात की जाए तो कृषि में जो खेती करने वाले, कृषि करने वाले लोग कम होते हैं और खाने और उनके साथ रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आप लोगों को मैंने इसको बताया है क्लास में भी और वीडियो में भी मैंने बताया है आप लोगों को। इसीलिए विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए औसत आयु की तुलना की जाती है, यानी एवरेज निकाला जाता है।
औसत आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जा सकती है। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है वही प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है उसके बराबर भारत की कुल आय कितनी है किसी देश की, और कुल जनसंख्या कितनी है, यानी एक व्यक्ति कितना कमाता है उसका वो प्लस जो भारत में जितने लोग टैक्स देते हैं पैसा देते हैं वो, और कुल कितनी जनसंख्या है दे देंगे तो अब राष्ट्रीय आय क्या है इसका निकल जाएगा। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों के वर्गीकरण में औसत आय से संबंधित मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है उन्हें समृद्ध देश कहा गया है। समृद्ध देशों के मध्य पूर्व के देश और अन्य कुछ छोटे देश सम्मिलित नहीं हैं। समृद्ध देशों को सामान्यतः विकसित कहा जाता है। ये देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश या अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्य आय वर्ग व देशों में सम्मिलित है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में थी वो 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी, यानी यह बहुत ज़्यादा ना गरीब है और न ही बहुत ज़्यादा अमीर है ये, ठीक है ना। आय और अन्य मापदंड, यदि प्रति व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्य को देखा जाए तो हम यह पाते हैं कि केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा इन लक्षणों पर भी हम चर्चा करते हैं, यानी लक्षणों को भी देखते हैं। तालिका में देखेंगे 1.3 हरियाणा, केरल, बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। तालिका का विवरण देखने पर ज्ञात होता है कि तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में यह 34,168 रुपये कमा पाता है। इस स्थिति में विकास को मापने के लिए यदि प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे ज़्यादा और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। आइए इन राज्यों को कुछ अन्य आंकड़ों पर गौर करें जो कि तालिका 1.3 में दर्शाए गए हैं। ये प्रति व्यक्ति आय है, इसी में दिया गया है शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पे। हरियाणा में 1000 में 36 बच्चे, साक्षरता है 82%, और जो निवल उपस्थिति है वो है 61%। केरल में 12 शिशु मृत्यु दर, साक्षरता 94%, और जो 14 से 15 वर्ष की जो आयु वो 83%। बिहार में शिशु मृत्यु दर 42 है और पढ़ाई है 62%, और 14 से 15 जो आंकड़ा है वो है 43%। इस तालिका में प्रयोग के कुछ शब्दों की व्याख्या करें। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? किसी एक साल में पैदा हुए 1000 बच्चों पे जीवित बच्चों में से एक वाय की पहले जो मरे बच्चे जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 बच्चों में से एक साल होने से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु के व्यक्तियों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। निवल उपस्थिति अनुपात यानी 14 से 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत को दर्शाती है, यानी 14 से 15 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं कितने, ये बात दर्शाता है। तालिका के प्रथम स्तंभ में शिशु मृत्यु दर है। केरल में केवल 1000 बच्चों में 12 बच्चे एक साल के कम उम्र तक के मरते हैं, जबकि हरियाणा में यह अनुपात 36 था जो केरल राज्य से 3 गुना है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे कि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।
तालिका के आखिरी स्तंभ में निवल अनुपस्थिति अनुपात जो दिखाता है कि बिहार में लगभग 100 में से 43 बालक विद्यालय नहीं जाते हैं। अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं इसको पढ़ना है, इसे हम आगे पढ़ेंगे।